बंदा अगर डेटा साइंटिस्ट बनता है 10 सालों में वो किस सैलरी तक पहुंच सकता है? एटलीस्ट अबाउट 1 करोड़। इंडिया में हेल्थ केयर डिफरेंट है और वहाँ बाहर यूएस में डिफरेंट है। कैसे काम करता है दोनों जगह पे सिस्टम? इंडिया में तो मैं आज क्या एक किसी भी एक्स हॉस्पिटल के अंदर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी बेस्ड अपॉन दैट द डायग्नोसिस समथिंग XYZ। बट यूएस ऐसा टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो ना, उसके पास में आपका पुराना हेल्थ रिकॉर्ड ऑलरेडी है। 100% होगा। 100% होगा। मतलब कोई भी किसी भी पेशेंट का डेटा एक्सेस कर सकता है। बोलेगा ना हॉस्पिटल वाला कि ये मेरा पेशेंट है। हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली है ना, तो वहाँ पे इंश्योरेंस आता है पिक्चर में, तो इंश्योरेंस के लिए आपको डेटा आपका शेयर रहता है वहाँ पे। और आजकल तो सब इंडिया में तो डॉक्टर बन गए ChatGPT को देख के कि भाई काम करो, प्रिस्क्रिप्शन ChatGPT पे जाके बता दो कि सही है कि नहीं है। ChatGPT को थोड़ी पता है कि अंतरिक्ष को इस ड्रग से एलर्जी है, वो तो मेरे को प्रिस्क्राइब कर देगा और मैं यदि ले लेता हूँ तो मेरे साइड इफेक्ट्स है ना फिर वो। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब एक AI एजेंट को डॉक्टर का लाइसेंस नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता, अभी तो नहीं मिल सकता। अंतरिक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो अभी कितने साल हो गए सर आप वो काम करते करते हैं? लगभग 17 साल हो गए इंडस्ट्री में। फाउंडर्स ड्रीम में आने का क्यों सोचा आपने, पहले बताइए। Whatever the knowledge I have in industry, that I can share it. This can be a best platform, and you invited me, and that's why I'm here. अंतरिक्ष जी, मैं आपको एक बहुत बड़ा यहाँ से एक शुरुआत करते पॉडकास्ट की बात करते करते। देखो, मैंने सवाल क्यों पूछा उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपसे कि आप मेरे पॉडकास्ट में क्यों आए और आप एक फाउंडर नहीं हो, ठीक है। एक बार एक सैलून के अंदर किसी ने बोला आप तुमने मेरे बाल अच्छे नहीं काटे, और रिव्यू डाल दिया कि यार इन्होंने बाल अच्छे नहीं काटे और मेरे को बढ़िया काम नहीं करके दिया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ उससे इनसे। तो उन्होंने बैड रिव्यू करके और इंस्टा कर डाल दिया। अब तो लोग तो रिव्यू देखते हैं सारे, गूगल रिव्यू। तो अब कंपनी ने सोचा यार रिव्यू तो खराब आ गया, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं। तो उसने रिव्यू के नीचे लिखा कि उसका नाम राहुल था, एंड तो राहुल जी बैड एक्सपीरियंस के लिए भी यार रियली सॉरी, हम नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे, बट हम इसके लिए अपोलॉजी मांगना चाहते हैं। और जितने भी नए कस्टमर आएंगे और राहुल का कोड यूज़ करेंगे Rahul20, तो उनको मैं 20% डिस्काउंट देंगे। तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया। अब मेरे सवाल पूछने का आपसे मकसद ये था कि देखो, आप एक फाउंडर, भी आप एस्पायरिंग फाउंडर नहीं हो, बट फिर भी आप एक 17 साल का एक एक्सपीरियंस रखते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाउंडर बन के एक्सपीरियंस पा सकते हो या फिर आप एम्प्लॉय बन के एक्सपीरियंस पा सकते हो। आप दोनों जो एक्सपीरियंस हर एक के पास में है सर। जो एक फ्रेशर भी है ना हमारी कंपनी में, वो भी कुछ एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है अपने साथ में। यदि इंडस्ट्री उस चीज़ की भी वैल्यू करती है ना, बहुत इम्पैक्ट करता है। कोई भी कंपनी में ज्वाइन हुआ है, इंटर्न था, फिर फुल टाइम कन्वर्ट हो गया, या डायरेक्टली फुल टाइम स्टार्ट कर रहा है करियर किसी भी कंपनी से, वो भी अपनी वैल्यू कैरी करता है साथ में। उसने कुछ तो पढ़ा है, वो इंटरव्यू क्लियर करके आया है, राइट। वो टाइम पास में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है किसी का भी, एंड दैट वी हैव टू वैल्यू। तो बताओ अंतरिक्ष जी, मतलब आपने ओरेकल में काम किया, HP में काम किया, IBM में काम किया, और अब ज़ेनज़ियोन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मतलब इतनी लंबी 17 साल में आपने क्या सीखा और यहाँ तक कैसे पहुँचे? करियर तो लेगेसी सिस्टम से ही स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे अपने आप को ग्रो किया डेटा साइड में। व्हेन आई वाज इन IBM, उसी टाइम पे मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी, कनेक्टिंग विद द अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, कनेक्टिंग विद द मैनेजर्स एंड द लीडर्स इन द इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे ग्रो करते गए और आज यहाँ पे है कि वी कैन बिल्ड एप्लीकेशंस फॉर द एंटायर एंटरप्राइजेस। आप डेटा साइंस में हो, पर राइट, डेटा साइंस क्या है सर? डेटा के ऊपर कैसे साइंस कहते हैं? डेटा साइंस आप ये समझिए कि यू हैव अ लेयर ऑफ डेटा, राइट। ऑन टॉप ऑफ इट यू जस्ट पुट अ इंटेलिजेंस। कोई एग्जांपल के थ्रू समझो। एक एग्जांपल आप ये समझिए, मैं हेल्थ केयर का ही एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम रेगुलरली काम करते हैं। आप डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा, राइट। उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा गया है आपको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा। वी बिल्ड सॉल्यूशंस जहाँ पे वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हम लोग डिजिटलाइज करते हैं विद द हायर एक्यूरेसी ऑफ नियर अबाउट 98-99%। ओके, ये है डेटा इंटेलिजेंस। ये डेटा इंटेलिजेंस है। योर मॉडल इजीली कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर। इसके बाद में नेक्स्ट लेयर आती है कि इससे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना। कि सपोज एक डॉक्टर ने 2 मेडिसिन लिखी, वन इज अ नॉर्मल एंटीबायोटिक एंड अनदर वन इज फॉर द फीवर। सो दैट्स मीन एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है डेटा इंटरनली कि इस पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद जब एडमिशन्स होते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिकल नोट्स होते हैं, नर्सिंग नोट्स होते हैं, उनको डिजिटलाइज करना, दैट्स अ वेरी बिगर चैलेंज इन द मार्केट। तो अंतरिक्ष जी एक बात बताओ कि
एक फाउंडर तो होता है ना, फाउंडर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, उसका माइंडसेट एक ही तरफ चल रहा होता है। बट जैसे आपने तो जॉब करी, अलग अलग कंपनीज में जॉब करी, अलग अलग तरीके का माइंडसेट आपने देखा होगा कि भैया पहले किसी कंपनी में करी होगी, किसी और प्रोडक्ट के लिए की होगी, अब लास्ट में हेल्थ केयर। तो ऐसा होता है कि मतलब आपको किसी प्रोडक्ट, जैसे फाउंडर को तो प्यार हो जाता है कि यार मेरे को तो ये करना ही करना है, अब ये नहीं है तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। तो क्या एक एम्प्लॉय माइंडसेट में भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है, या प्रोसेस से प्यार होता है, या स्किल से प्यार होता है? एक एम्प्लॉयज के लिए प्यार होता है सर डोमेन नॉलेज से, कि भाई मेरे को किस डोमेन में एक्सपर्टीज करना है। जैसे माइन इज हेल्थ केयर एंड बैंकिंग, ठीक है, रिटेल में है, आपके दो एक्सपर्टीज। दो एक्सपर्टीज है, क्योंकि मैंने एंटायर लाइफ लॉन्ग इन्हीं दो डोमेन्स में मेजरली काम किया है। रिटेल में काम किया बट बहुत कम सालों तक काम किया मैं, तो मेरे को इन दोनों से प्यार, बिकॉज मेरे को इनका डेटा समझ में आता है। सी सब लोग बोलते हैं आज के टाइम में हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, हमें एआई इंजीनियर बनना है। One of my very good mentor told me once when I starting this learning curve of into the data science and AI, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, अंतरिक्ष डेटा साइंटिस्ट बनने से पहले ना डेटा को समझ, ठीक है। हर इंडस्ट्री का डेटा अलग है, हेल्थ केयर का डेटा अलग है, रिटेल का डेटा अलग है, पब्लिकेशंस का डेटा अलग है, बैंकिंग फाइनेंस का डेटा अलग है। तो जब तक तो डेटा को नहीं समझेगा ना, तो कभी भी हायर एक्यूरेसी पे रीच नहीं कर पाएगा अपने मॉडल को लेकर के। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर डेटा एंड द नेचर ऑफ योर डेटा। हेल्थ केयर है, अनोनिमाइज डेटा है, डी आइडेंटिफाइड डेटा है, मुझे नहीं पता चल सकता बाय द नेकेड आई कि ये किस पेशेंट का डेटा है, या आपका डेटा या किस मेरा डेटा, मेरे को नहीं समझ में आता, राइट। बैंकिंग फाइनेंस का डेटा अगेन हैश डेटा है, वो सिक्योर डेटा है, प्रॉपर हम नहीं देख सकते, हम डेटा कॉपी भी नहीं कर सकते एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंदर कहीं पे भी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे नहीं कर सकते। तो जब आपको डेटा से प्यार होता है ना, और डोमेन से प्यार होता है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हो। फिर आपके लिए ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि मुझे यही करना है। डेटा साइंस को लेके क्या मिसकंसेप्शन है लोगों के में? मिसकंसेप्शन यही है कि जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी हम बन जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ द इंडस्ट्री ऑन द टिप ऑफ द आइस, बट दैट्स इट। अभी बहुत लंबी रेस बाकी है। दैट इज व्हाई वी आर बिल्डिंग द को पायलट्स, वी आर नॉट बिल्डिंग द पायलट्स। पायलट तो सेल्फ सस्टेट है, वो कर लेगा। हम को पायलट इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी ह्यूमन इंटरवेंशंस है। जरूरत पड़ेगी ह्यूमन इंटरवेंशन की, कब तक जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, मैं नहीं देखता अभी अगले 10-15 साल हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशंस कहीं पे भी हटा सकते। क्या कभी भी फ्यूचर में भी कभी हटा पाएंगे क्या? ज़्यादा ऐसे 50 साल 60 साल का तो आपको नहीं बोल सकता कि हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे, बट डेफिनेटली अगले 10-15 साल तो मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन रिमूव कर पाएंगे हम लोग कहीं पे भी। ऐसा नहीं हो सकता। रिव्यू सर्विस नहीं है ना सर, हेल्थ केयर है, आदमी की जान का सवाल है, पेशेंट की जान का सवाल है, कुछ गलत डायग्नोज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। बैंकिंग फाइनेंस है तो उसमें भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल लॉस है। रिटेल, आप खरीदने गए हो शर्ट और सामने वाले ने ट्राउजर शिप कर दिया, क्या करोगे आप? नहीं कर सकते यार इतना। हम लोग एआई के ऊपर, बट अभी तो सब जितना भी कोर्स बना रहे सब बोल रहे हैं कि पूरा पूरा टेक बिल्ड कर दो एआई के साथ में 99 रुपए में, और आप गजब के डेवलपर बन जाओगे। कैसे बात कर रहे हो सर, सिखा रहे लोग? नहीं बन सकते। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था करियर, देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ एंटरप्राइज एप्लीकेशन। नॉर्मल बना सकते हैं क्या? नॉर्मल आपका पीओसी हो सकता है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कुछ और बहुत बिल्ड कर लोगे आप, मोस्ट वायबल प्रोडक्ट बना लोगे, पर द एमएसपी नहीं बना सकते। मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट नहीं बन सकता एआई से आपका, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। पर किसी ने कमेंट कर दिया कि देखो मैंने बना दिया और ये बिक रहा है। तो सोशल मीडिया पे ट्विटर और रेडिट आप देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा जब एपीआई लीक्स हो जाती है उनकी, तो और जब फिर क्लाउड के बिल आते हैं उनके, तो हार्मफुल चीजें हैं सर। एपीआई लीक होना बहुत बड़ी चीज होती है इंडस्ट्री में। हमारी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंदर एपीआई की जो सिक्योर्ड की होती है, यदि वो लीक हो जाती है तो मतलब देयर इज अ $1 बिलियन फाइन। अच्छा, फाइन लगता है? बिल्कुल फाइन है, कस्टमर्स फाइन लगा देते हैं, उनका डेटा लीकेज है वहाँ पे। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन सी, मुझे किसी भी एक XYZ के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाना ना। मेरे कस्टमर्स कौन है? इन Zenzion, who are my customer? Those all are $1 billion companies in healthcare or retail, whatever the sectors we are doing it. बड़े से बड़े बैंड्स हैं हमारे साथ में, राइट। Zenzion करती क्या है? Zenzion is a health tech company. हेल्थ टेक? Yes. ठीक है, थोड़ा और इसको समझते हैं अंदर। Why is the health tech first company? Because our majority of the customers, majority of the clients are the healthcare. ठीक है, इनके लिए हम लोग टेक इनेबलमेंट प्रोग्राम्स और द प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, हाउ दे कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। सी इन इंडस्ट्री एवरीथिंग इज द कॉस्ट ड्रिवन।
यदि वो हमारे पास में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको कॉस्ट या ROI बेनिफिट्स होना चाहिए. दैट इज वाई दे आर रीचिंग आउट टू अस, राइट? एवरी कस्टमर, हर एक इंडस्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में भी, यदि कोई यहाँ पे है ना, मतलब कुछ वैल्यू चाहिए उसको आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, हर जगह पे वो चीज़ है. सिमिलरली हेल्थ केयर के अंदर there are the hospitals, insurance companies, they have the lots and lots of data, they want to regulate prices, they want to build application of it, so they can analyze the patient's trend, they can analyze the basic of humans, what they are thinking when they are reaching out to us. नहीं, बट जैसे अपन एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ना अंतरिक्ष, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल जाता है, किसी को मतलब पेट में दर्द हो गया, तो हॉस्पिटल गया, प्राइवेट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर के पास गया, पर्ची निकाली, उसने भर दिया और उन्होंने उस पेपर को स्कैन करके रख लिया. फिर क्या मतलब आगे क्या ना, जब मैं सेकंड टाइम जाता हूँ या जब सेकंड टाइम को जाता है तो वापस वो तो पुराना तो देखता नहीं, अच्छा नया क्या? ये इंडिया में है, हमारे ऑल कस्टमर्स आर द यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमर्स. इंडिया में हेल्थ केयर डिफरेंट है और वहाँ बाहर यूएस में डिफरेंट है. कैसे काम करता है दोनों जगह पे सिस्टम? इंडिया में तो मैं आज क्या, एक किसी भी एक्स हॉस्पिटल के अंदर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी, राइट? मैंने वो टेस्ट करवाए, बेस्ड अपॉन दैट दे डायग्नोसिस समथिंग XYZ एंड दे गिव मी द प्रिस्क्रिप्शन कि आप ये दवाई इतने देना, 5 दिन बढ़ा के वापस देना, मैं ठीक हो गया. तो क्या जाना है, ठीक है, क्यों 500-600 रुपये दोबारा देने हैं, ठीक है? बट यूएस ऐसा नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का हेल्थ केयर का मार्केट डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है. वहाँ पे यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो ना, उसके पास में आपका पुराना हेल्थ रिकॉर्ड ऑलरेडी है, 100% होगा. 100% होगा. क्लिनिकल नोट्स उनके पास रहते हैं आपके. मतलब मान लो मेरे पेट दुख रहा आज, कल को मेरा हेडेक हुआ, तो मैं हेडेक वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा ना? बिल्कुल जाओ, तो उसके उसको मेरे पास पेट की में बीमारी का पता पता है कि प्रीवियस इस डॉक्टर के पास में ये पेशेंट गया था, उसने ये डायग्नोसिस किया था, ये मेडिसिन इसको दी थी, हो सकता है इस वजह से, इस ड्रग की वजह से इसको हेडेक हुआ हो. उनको पता है ये चीज ऑलरेडी, अच्छा. इतना डिजिटलाइज डेटा है उनका. और सारे हॉस्पिटल्स ऐसे ही हैं? सारे हॉस्पिटल्स ऐसे ही हैं. दैट इज व्हाई दे हैव द HIPAA कंप्लायंस वेरी केयरफुली. इंडिया में हमारा कुछ ऐसा अभी तक कंप्लायंस नहीं है कि आपको हैंड रिटन नोट्स ही देने हैं या आपको प्रिंटेड नोट्स ही देने हैं. आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ, ओके? मैं पुणे से आया हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किसी डॉक्टर को कुछ दिखाया, दे डोंट हैव माय हिस्ट्री. वहाँ पे सेंट्रलाइज होगा क्या? सेंट्रलाइज है वहाँ पे, बिल्कुल है. मतलब कोई भी किसी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट का डेटा एक्सेस कर सकता है? कैसे होगा, मतलब कैसे पॉसिबल है इसका? क्योंकि बोलेगा ना हॉस्पिटल वाला कि नहीं यार, ये मेरा कस्ट, ये मेरा पेशेंट है, वो मेरा पेशेंट है, आप उसका डेटा कैसे ले रहे नहीं हो? नहीं नहीं, वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली है ना, तो वहाँ पे इंश्योरेंस आता है पिक्चर में, तो इंश्योरेंस के लिए आपको डेटा आपका शेयर रहता है, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है. वास्तव में इंडिया में जान की कीमत नहीं रही यार, आपने बता दी. वहाँ पे डेटा शेयर है, यदि मैं आज एक स्टेट में दिखा रहा हूँ किसी को, दूसरे स्टेट में गया, वहाँ पे दिखाया, दे हैव माय डेटा सेट्स, डेटा एवरीथिंग दे हैव. मतलब आपने क्या किया है कि एज़ोर API ओपन AI से लेकर आपने फिर कस्टम AI बनाया है? नॉर्मली क्या होता है ना, जितने भी AI मॉडल्स हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो गूगल का है, या वो ChatGPT OpenAI का है, दे आर ट्रेन ऑन टू द लेगेसी डेटा, नॉट द स्पेसिफिक डेटा. तो हमें हर कस्टमर के लिए मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ता है. ओके. फाइन ट्यूनिंग को आप ऐसे समझिए, ChatGPT आपको हर एक किसी चीज के बारे में आंसर कर सकता है, राइट? बट मैं उसे सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री के लिए बाउंड कर दो, तो मैं उसको फाइन ट्यून करता जा रहा हूँ मेरे डेटा सेट के ऊपर. ओके. तो वो हेल्प करता है लॉन्गर रन में हमें, कि आपका ये डेटा था अर्लियर, अभी आप ChatGPT पे मैं पूछा व्हाट इज टुडेज डेट, वो बता देगा, इस दिन क्या हुआ वो बता देगा, राइट? एवरीथिंग इज नॉर्मल, जैसा हम लोग नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी AI मॉडल के साथ. बट सपोज मुझे सिर्फ हेल्थ केयर का बनाना है उसको, मुझे नहीं चाहिए, यदि मैंने कुछ रिटेल का पूछ लिया या बिजनेस मार्केटिंग का कुछ उससे पूछ लिया, तो वो मेरे को आंसर करते हैं. नो, मुझे बस सिर्फ मेरे इस डोमेन, ये जो एरिया मैंने बाउंड किया है, इसी पे आंसर करना चाहिए उसे. वैसे एज ए डेटा साइंटिस्ट आप मतलब यही हमारा रोज रूटीन वर्क है कि उसी दायरे में काम कर रहा है. हम ये नहीं हो सकता कि मैं पूछ रहा हूँ रिटेल के लिए, वो बता रहा है मेरे को हेल्थ केयर के लिए, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम लोग. चलो एक छोटा सी क्वेश्चन आया है दिमाग में, मान लो आपने ये बनाया, सब कुछ अच्छा किया, एक प्रिस्क्रिप्शन आया डॉक्टर का और उसमें लिखा था डोलो, DOLO, तो थोड़ा सी एल कुछ गलत हो गया और वो DOLO की जगह कुछ ने और पढ़ लिया, DOCO, प्रिस्क्रिप्शन चला के भाई कोई दवाई लिखी थी और मेडिकल से वहाँ पर दवाई आ गई, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए सर, टेक और AI तो सिर्फ एक टूल है, और ऐसा नहीं होता हम डायरेक्टली आंख बंद करके AI आउटपुट्स को एग्री कर लें. इसके बाद में हमारे नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं कस्टमर साइड पे, क्लिनिकल स्टाफ्स होते हैं जो वैलिडेट करते हैं हर रिजल्ट को, एंड व्हेन दे वेरीफाइड इट,
we correct that data and then again go back into the anonymized mode. It goes for the retraining. तो अगली बार कुछ ऐसा दिखे तो उसको करेक्ट करे वो. That is the relearning of the models. तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब एक एआई एजेंट को डॉक्टर का लाइसेंस नहीं मिल सकता. नहीं मिल सकता, अभी तो नहीं मिल सकता. मैं अगले 5 साल 10 साल तो बोल सकता हूँ कि नहीं मिल सकता. और आजकल तो सब इंडिया में तो डॉक्टर बन गए चैट जीपीटी को देख के कि भाई कि मेरा पेट दर्द हो रहा तो कौन सी गोली लूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा तो कौन सी लूँ, मेरे को ये हो गया तो मैं क्या करूँ. आजकल तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं काम करो प्रिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी में जाके बता दो कि सही है कि नहीं है. पहले तो होते थे गूगल पे चेक कर लो. ये इंडिया है ना, इसलिए बोल सकते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बोल सकते हैं. जॉब चली जाएगी वहाँ पे. यू विल बी बिहाइंड द बार्स यदि ऐसा कभी कोई बोल जाए तो. इतना ईजी नहीं है चीज़ों को समझना. सी देखिए, आप इस तरह से समझिए, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी को किस ड्रग से एलर्जी है, राइट. हम होटल्स में भी जाते हैं ना, तो उसमें नीचे मेनू के नीचे लिखा रहता है we have the mushrooms, if these are the allergic items, these are the nuts, this contains the dairy products, right? because कई लोग intolerant होते हैं dairy products के लिए, वो भी लिखते हैं. हम एक ऐसा ड्रग किसी को कैसे दे सकते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है. चैट जीपीटी को थोड़ी पता है कि अंतरिक्ष को इस ड्रग से एलर्जी है. वो तो मेरे को प्रिस्क्राइब कर देगा और मैं यदि ले लेता हूँ तो मेरे साइड इफेक्ट्स है ना. फिर वो मतलब पर स्टिल बहुत डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है. मतलब अगर देखा जाए वो डिपेंडेंसी गलत है. इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में? इंडिया में ज़्यादा थोड़ी सी. एआई का इतना बाकी कहीं पे 99 रुपीज़ में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी तो नहीं बढ़ रहे ना. ये बात तो आपने सही बोली. I use regularly these AI models. I also use, my entire team use these AI tools as well. Entire हमारा SDLC का जित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है टोटली डिपेंड करता है. बट वहाँ पे भी हमारे सीनियर्स, हमारे मैनेजर्स, लीडरशिप्स हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम कितना क्या यूज़ कर रहे हैं. यदि मैं कोई एक पर्टिकुलर टूल लाइक कर्सर, लवेबल, बहुत मार्केट में हाइप पे, राइट, मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरे ऊपर मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम बैठी है, वो इस चीज़ को ध्यान रख रही है कि ये कितना यूज़ कर रहा है इसको. ठीक है, हम डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. मुझे नहीं पता कौन सी डेटा लीक हो जाए कहाँ पे. ओके, वी कैन हेल्प इट. मतलब ये लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है डेफिनेटली. बट मैं और या मेरी टीम टोटली रिलाय कर जाए कि ठीक है हम इससे बना करके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, बॉस नहीं होगा. नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा. चलो ठीक है, ये बताओ जो एआई से तो 99 रुपये का कोर्स लेके कुछ लोग पैसे से भी कमा रहे हैं. मतलब 50,000 1 लाख रुपये तो कमा लेते हैं. आपने 17 साल का एक्सपीरियंस लिया है. अब डेटा साइंटिस्ट हो तो एक बंदा अगर डेटा साइंटिस्ट बनता है और आने वाले 10-15 सालों की बात करेंगे, जब भी बन रहा है 10 सालों में वो किस सैलरी तक पहुंच सकता है? एटलीस्ट अबाउट 1 करोड़. पर आज से 10 साल बाद 1 शेयर की वैल्यू मतलब उतना रहेगा. अराउंड 60-70 लाख तो रहेगा आज के अकॉर्डिंग. आई एम नॉट गुड इन द मैथ्स, फाइनेंशियल मैथ्स, बट 60-70 लाख तक तो रहेगा. 60-70 लाख 10 साल एक्सपीरियंस पे 60-70 लाख सफिशिएंट है. इतना मिलता है आराम से? बिल्कुल फिक्स मिलता है इतना. क्या आना चाहिए मतलब सबसे पहले? अगर मतलब अगर जैसे आप फ्रेशर को हायर करते हो, एक बहुत अच्छी चीज़ है. बहुत ज़्यादा मैं ट्रेंड हो गया था एक बार सोशल पे, 2-3 साल पहले की बात है. मतलब ऐसे ऑफिस में डिस्कशन में मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि बिफोर बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट फर्स्ट यू शुड हैव गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आपको सॉफ्टवेयर का टेक समझ में आना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पहले एंड प्रोडक्ट्स पकड़ लेते हैं. भाई एआई सीखना मेरे को, ठीक है सीखो, मना नहीं कर रहे. एआई को इंटीग्रेट कैसे करना है बैकएंड के साथ में, करंट एप्लीकेशन के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है, उसको कनेक्ट करना है, राइट. आपके कस्टमर्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उसको डाइसेक्ट कैसे करना है. करेक्ट, ठीक है. कस्टमर ने तो मेरे को बोला कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है. आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द जो सबसे पहले आते हैं, सर एआई यूज. अरे एआई तो यूज कर ले, किस पोर्शन पे कहाँ जाकर के कितना एआई यूज करोगे वो डिपेंड करता है. सबसे पहले आप डाइसेक्ट करो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि ए पार्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, रिसोर्सेज बनाने हैं, वो मेरे को मैनुअली करने हैं. मुझे पता है कि भाई मेरे किस रिसोर्स के अंदर क्या कैपेबिलिटी है और वो क्या कर सकता है. एआई नहीं जानता. सपोज मेरा कोई रिसोर्स है, वो ही इज गुड इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, डिजाइन में बहुत अच्छा है वो, राइट. मैंने उसको बैक एंड में डाल दिया एआई ने उठा के. मैं क्या करूंगा, वो मेरा प्रोडक्ट डुबो देगा यार. मैंने एंटरप्राइजेस में भी काम किया, मैंने स्टार्टअप्स में भी काम किया मेरे करियर में, मैंने स्मॉल स्केल कंपनीज में भी काम किया. ठीक है, मैंने एक चीज सीखी है, आप आपके एम्प्लॉय को वैल्यू करो. वो बहुत कुछ देके जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को. जहां आपने कुछ इधर से उधर किया, देन फिर एम्प्लॉय से ठीक है यार करते हैं ना ये,
मैनेजर से बातें तो करनी है, कर लेंगे, हो जाएगा, वो संभाल लेगा, तब चीज़ें शुरू होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमर करके मेरा एक एम्प्लॉय था एंड ही वाज लाइक ही इज गुड इन टेक। वो पढ़ के आया था लड़का, लेकिन उसकी टंग क्लीन नहीं थी। टंग क्लीन इन द सेंस मतलब वो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल सकता था। ठीक है। ठीक है, ही इज गुड इन मराठी, गुड एट हिंदी। ठीक, जब मेरे पास बीइंग अ डिसीजन की हम ये हायरिंग कर रहे हैं, जब मैंने फीडबैक देखा तो टीए टीम ने उसको रिजेक्ट में डाल रखा था। बिकॉज ये मेरा रूटीन है, मैं इंटरव्यू आज भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं टीए टीम के पास जाता हूँ, पूछता हूँ इसका नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्या है, पहले राउंड में उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे सर्च, देन आई स्टार्ट की हाँ ठीक है, आप ये हो चुका है, मेरे को इससे आगे बात करनी है। आई सडन सेड कि यार कम्युनिकेशन गैप। मैंने कहा ओके, मैंने टीए टीम को बुलाया है कि व्हाट द कम्युनिकेशन गैप इन दैट। उन्होंने बोला सर बोल नहीं पाता वो इंग्लिश में, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना। जो रिक्रूटर जो टेक्निकल राउंड जिसने लिया कि सर मैंने इंग्लिश में बोला ना, तो उसने हिंदी में मिला करके मेरे को आंसर। मैंने कहा दैट्स फाइन। लाइव कोडिंग टेस्ट हुआ है? हाँ हुआ है। क्या स्कोर था? 8.5 आउट ऑफ 10। दैट्स गुड। मतलब कोड तो कर रहा है वो, मेरे को कोड इंग्लिश में करवाना है, उतनी इंग्लिश उसको आती है कि नहीं सर फिर भी टीम से क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट है। मैंने कहा यार 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, नॉर्मली क्लाइंट कॉल्स में हमारे 3-4 साल वाले लोग जाते हैं यार, डेली रेगुलर स्क्रम्स कॉल जो भी होते हैं क्लाइंट के साथ में, उसमें वो जाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं, उसका लीड जाएगा ना, वो इंग्लिश बोल लेता है, तेरे को क्या करना है, हायर कर इसको। एंड ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय टिल टुडे आई गॉट इट। मैं बोल रहा हूँ यदि मेरे पास वो बंदा आज की डेट में, उस टाइम मैं बहुत छोटी कंपनी में था, आई डोंट हैव अ बजट। जब वो छोड़ रहा था हमको, मैंने सिर्फ उसको एक बोला था, उसने बोला था कि सर मेरे को भी ग्रो। मैंने बिल्कुल तेरे राइट्स हैं ग्रो करने के, मैं इतना पे कर पाता तेरे को जितना वो कंपनी पे कर रही है, डेफिनेटली मैं तेरे को होल्ड करता, बट मैं नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ। हमारी कंपनी बहुत छोटी है, जितनी वो कंपनी दे रही है इतना तो भाई हम अगले 1 साल मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा। एंड आई डो नॉट हैव राइट्स कि मैं किसी का करियर अपनी किसी सही चीज़ के लिए ख़राब करूँ। तो बिल्कुल जा, बड़ी कंपनी है, अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा तेरे को। तो जब एग्जिट इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि व्हाट वन थिंग यू लर्न फ्रॉम दिस कंपनी, उसने एक चीज बोली थी, मैं इंग्लिश बोलना सीख गया। ठीक है, एंड यू वोंट बिलीव आज के टाइम में सबसे बड़े ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के प्लेटफॉर्म पे वो बंदा सीनियर डेवलपर काम कर रहा है। 4-5 साल हुए ऑलमोस्ट। हाँ 2020 की बात है। मतलब सब जगह पे, मतलब हर जगह पे कभी स्किल्स काम आती है, कहीं कम्युनिकेशन काम स्किल्स आता है, आपके हर जगह पे काम आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी, कम्युनिकेशन एक लेवल पे जरूरत हो जाती है बाद में, मतलब जब आपका बहुत इंटरेस्ट होना है इनिशियल। यदि आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, यू शुड फोकस ऑन द स्किल्स। और कई लोग ये बोलते हैं ड्रॉप आउट है कॉलेज से, उसने ये कर लिया, उसने वो कर। भाई डिग्री इंडिया में मैटर करती है, आज भी करती है। मैं भी कहीं आज जॉब करने जाऊंगा ना, मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में डिग्री चेक होती है। मैं कहीं इंटरव्यू दूंगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग कॉल में पूछा जाएगा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो डिग्री मैटर करती है आज भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती। बाहर नहीं करती या बाहर भी करती है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। नॉर्मली क्या है, वहाँ के लॉस, लेबर लॉस अलग हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे नोटिस पीरियड्स होता है, बाहर नोटिस पीरियड्स नहीं होते हैं। वन डे पे नहीं, 1 डे नहीं, 7 days 15 days मैक्सिमम। या तो 3 महीने का है, 90 डेज का नोटिस पीरियड मांगते हैं बड़ी कंपनीज में। बोल रहा हूँ कि 90 डेज में तो पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, तू तो अभी छोड़ ही नहीं पा रहा नौकरी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो एम्प्लॉयज है ना, उनकी वैल्यू करें। सी, जिस बंदे के पास में, जिस एम्प्लॉय के पास में स्किल है, कैलिबर है, वो नहीं सोचेगा कभी, वो छोड़ देगा। आप फिर आप आओ उस मोड पे, गया अब रिटेन कर लेते हैं इसको। जब उसको जरूरत थी आपने सपोर्ट नहीं किया उसको, राइट। देयर आर फ्यू, आई ऑलवेज बिलीव कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं मेरी टीम को ट्रांसफर करूं। दैट इज माई होल सोल फंडा इन द ऑफिस। मैं उनसे बहुत रेयर बात करूंगा और क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा, बिकॉज मैं टेबल के इस साइड पे हूँ। ठीक है, मेरे लिए मेन प्रॉब्लम है उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ वो देख लेंगे यार अपने आप, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, 20-22 साल एज है, सेल्फ ह्यूमर है उनके पास में। पर्सनल ग्रोथ वो देख लेंगे। मैं पर्सनल कोच नहीं हूँ किसी का, मैं प्रोफेशनल ग्रोथ हूँ एज अ मैनेजर, एज अ आर्किटेक्ट। जो लोग मेरे को रिपोर्ट करते हैं उनका करियर मेरे हाथ में आज के टाइम में। यदि मैं कुछ गलत चीज बता रहा हूँ ना, लाइफ लॉन्ग उनको सफर करना पड़ेगा। और वो आज कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 10 साल बाद आएंगे क्या वो पहले मैनेजर खराब था, उसने मेरी वाट लगा दी पूरी। मैं
कई बार ऐसा मोमेंट आ जाता है ऑफिस में सर कि हम लोग चिल्ला जाते हैं, फिर बाद में भी लगता है यार गलत किया, लेकिन वो उस टाइम पे सही होता है कि भाई तुम बोल रहे हो ये कर लो, ठीक है एग्री, तुमने ट्राई किया नहीं हुआ, हम लोग लीडरशिप पिछले 10 दिन से बोल रही है ये कर लो, तो कर लो ना एक दिन यार, तुम उन्हें गलत प्रूफ कर दो। और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप को गलत प्रूफ करोगे तो वो कुछ आपसे पंगे ले लेगी, नहीं यार, सबको कंपनी चलानी है। तो बात इतनी सी है अब। और हर बार मैं जिस भी कंपनी में गया, मेरी टीम में से हर बार कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग लोग निकलते गए, एंड वी हैव अ कॉमन ग्रुप कि इस कंपनी से ये मिला, इस कंपनी से ये मिला। एंड टुडे इफ आई स्टार्ट माय ओन, आई हैव माय टीम, अपने आप ही टीम बन जाती है। मेरे पास है, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू एआई टू एवरीथिंग आई हैव इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन आई पिक फ्यू। तो यदि मैं आज अपना खुद का भी स्टार्ट करता हूं तो मेरे को टैलेंट हायरिंग की प्रॉब्लम नहीं है बॉस, वो मेरा सॉर्ट है, टेक्निकल मेरा सॉर्ट है, मैं खुद देख सकता हूँ उस लेवल पे, राइट। मेरे को देखना है मैनेजर लेवल रोल, जो मार्केट में बेच ले प्रोडक्ट, यदि मैं कुछ बना रहा हूँ और टीम मैनेज कर ले, बस मेरे को वो देखना है। जो मेन चाहिए थी वो मेरी सॉर्ट है। एंड आई बिलीव इन ज़ेंजियन ऑल्सो। ज़ेंजियन इज अ पीपल्स कंपनी। हाँ, लगभग 600-700 लोग हैं हमारी कंपनी में इस टाइम पे। ठीक, स्मॉल स्केल कंपनी, स्मॉल स्केल का है सर, 700 लोग। ठीक है। एंड एज कंपेरिजन टू लार्जर एंटरप्राइजेस, ठीक है, हम लोग बहुत छोटे हैं। बट आपने बहुत कम ऐसा सुना होगा कि इस स्केल की कंपनी पे कोई एक डेवलपर जाके सीईओ और प्रेसिडेंट से बात कर सके। हमारे यहाँ पे होता है। एंड देयर इज नो नीड टू टेक द अपॉइंटमेंट, सबके कैलेंडर्स हमेशा ओपन रहते हैं। आप जाओ टीम्स पे, टाइम देखो, फ्री है, बुक कर दो, वो आ जाएंगे, कॉल में आपसे बात कर लेंगे। दैट इज हाउ वी बिल्ड द कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। वो मैटर करता है। यदि आपका ये कल्चर सेट है ना, टेक तो सिखा देंगे सर लोगों को, कोई फ्रेशर भी आएगा ना तो भी सिखा देंगे उसको हम लोग। तो ये बताओ, कोई डेटा साइंटिस्ट बन रहा है तो सबसे बोरिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, एसेंशियल स्किल्स जो उसको आनी ही चाहिए? सॉफ्टवेयर की समझ तो हो थोड़ी बहुत, कोड एडिटर चलाने आता हो उसे, कि शॉर्टकट्स कीज क्या होती है, मेरी इतना तो पता हो एटलीस्ट, बाकी तो हम बना देंगे उसको। और अगर डेटा साइंटिस्ट अभी बनना चाह रहा हो, फ्रेशर आपके पास तो आते ही होंगे, तो फर्स्ट 90 डेज में उसको किस पे फोकस करना चाहिए? सबसे पहले फोकस करे प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर प्लस मैथमेटिक्स, ज्यादा कुछ नहीं। 12th तक की मैथमेटिक्स अपनी सॉर्ट कर लो। मैं नहीं बोल रहा इंजीनियरिंग की M1 M2 M3 आपको पढ़नी है, नहीं, सिंपल 10th 11th 12th 9th 10th जो बेसिक मैथमेटिक्स थी ना हमारी, वो पढ़ लो, आप सॉर्ट हो जाओगे। लॉन्गर रन में बहुत हेल्प करेगा। आज के टाइम में क्या देखा ना, एपीआई यूज करी, चैट जीपीटी की किसी की भी रैपर बनाया, वी बिल्ड एएम। ऐसा नहीं चलता एंटरप्राइज में। हर एक एपीआई कॉल का पैसा देना है हमें। क्लाइंट मना कर जाता है, भाई नहीं दूंगा मैं, कैसा इधर हो गया। क्लाइंट थोड़ी बोले यार तुमने रैपर बनाया चाहे कुछ भी बनाया, मेरे को क्या मतलब है उस चीज से, मेरे को सोल्यूशन देखना है, उसको उसका आरओआई निकालना है वहां पे, राइट। उनकी भी टीम से उसकी भी खर्चे निकालने हैं उनको। तो रैपर्स कैन नॉट बी एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, और वैल्यू जो है ना वो एंटरप्राइज सॉल्यूशन में ही है, ठीक है। क्यूआर कोड जब तक स्कैन हो रहे थे, लेकिन जब वो एंटरप्राइज बने ना तब उनकी वैल्यू आई मार्केट में पेमेंट को लेकर के, जब अडॉप्शन लार्ज स्केल पर हुआ। और एंटरप्राइज लार्ज स्केल अडॉप्शन पे ही होता है, स्मॉल स्केल अडॉप्शन पे एंटरप्राइज नहीं बनते कभी भी। फिर तो बहुत स्टार्टअप्स आते हैं जाते हैं, मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं सर। तो ये बताओ, आप तो अच्छे मैनेजर हो, तो आपके पास कोई टीममेट आए, अच्छे लोग हैं? नहीं, मैं अच्छा मैनेजर नहीं तो हूँ। मतलब टीम को कैसे कोच करते हो कि मतलब कैसे लोगों से कोलैबोरेट किया, बात कैसे किया, टीम वर्क कैसे किया जाए, पॉलिटिक्स से कैसे दूर रहा जाए? पॉलिटिक्स में मैं कभी इंडल्ज रहता ही नहीं हूँ। मैं टीम को ट्रेन करना पड़ता है ना। टीम को मैं बोल देता हूँ, पहले दिन ही मीटिंग में बोल देता हूँ मैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ तो ऐसा है, आपको काम करना है करो, नहीं करना मत करो, दैट्स योर चॉइस। जिसको कंप्लेंट करनी है जाके कर दो। मेरे को मेरी स्किल्स पे इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई टेक में तो आगे नहीं आने दूंगा। उन लोगों का जब 5 से 6 राउंड मेरे इस कंपनी के लिए हुए थे, 1-1 घंटे के राउंड्स थे, तो किसी ने अपना टाइम मेरे ऊपर वैल्यू किया है। आई रिस्पेक्ट फॉर दैट। आप भी करेंगे, ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए, मेरे लिए नहीं। भाई मेरा क्या, इंडस्ट्री जानती है, इतना एक्सपीरियंस है, सॉल्यूशंस बिल्ड है, सब कुछ है, टेक की नॉलेज भी अच्छी है, पढ़ाई भी रोज कर रहे हैं। नहीं होगा तो प्रॉब्लम आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो आज लिटरली बोल रहा हूँ यार, एक सीनियर लेवल पे आने के बाद में हम लोग बोलते हैं कि जॉब्स कम हो जाती हैं मार्केट में। मैं बोल रहा हूँ यदि आपके पास स्किल है ना, जॉब्स कभी कम नहीं होती मार्केट में।
कभी नहीं होगी। कभी नहीं होती। आई स्टार्टेड माई करियर विद लेगेसी, दैट इज AS400 कंट्रोल लैंग्वेज, RPG प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज भी बैंकिंग सिस्टम उसके ऊपर चल रहा है। तो जो चीज इंडस्ट्री में आ गई है वो कभी जाएगी नहीं। तो आप ये मत सोचो कि आप, बट ग्रो करो डेफिनेटली। आपका राइट्स है स्टडीज, आप स्किल बिल्ड करो। टिल टुडे फ्रॉम लास्ट 10 years almost, March 2015, I created one habit. Daily 1.5 hour I took for my self study. आज भी करते हो? मैं आज भी रात को बैठ के पढ़ूंगा। मैं कुछ मीडियम ब्लॉग्स पढ़ूंगा, मैं कुछ टैग ब्लॉग्स पढ़ूंगा, मैं कुछ नया इनोवेशंस हुआ है तो वो उसके ब्लॉग्स पढ़ूंगा, मैं खुद का ब्लॉग लिखूंगा, कुछ टीम को क्या बताना है मुझे मैं वो पढ़ूंगा। तो आज भी मैं 1-1.5 घंटा पढ़ रहा हूँ। तो यदि आप डेली 1 घंटा 24 घंटे में से, मैं नहीं बोलता 24 घंटे हर एक कोई का कोई नहीं काम कर सकता 24 घंटे, जो बोलते हैं हम 17 घंटे 18 घंटे, नहीं होता काम यार। 10 घंटे के बाद में बॉडी जवाब दे जाती है। 10 घंटे रेगुलर सिटिंग आप कर रहे हो ना सिस्टम के सामने, आपकी बॉडी जवाब दे जाती है। फिर उसको रिवोक करने के लिए आपको अगेन 12-13 घंटे और चाहिए फिर, ठीक है। तो यदि आप 10 घंटे तक 8 घंटे रेगुलर यदि आप काम कर रहे हो, आप 1 घंटा तो निकालिए। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ सर, डेली 1 घंटा, मंथली 30 आवर्स, ईयरली 360 आवर्स, ठीक है। दैट इज ऑफ योर लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। आप चेक कर लो आपकी टीम में कितने लोग सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी 3600 घंटे आ गया हूँ एक उस बंदे से जिसने पिछले 10 साल में सेल्फ लर्निंग नहीं करी है। अब मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ जो इंडस्ट्री में हो रहा है। मैं कुछ नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ, चाहे मैं आधा घंटा देता हूँ, एक सिंटैक्स सीखता हूँ रोज का। सबसे अभी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चल रही है सबसे ज्यादा? सी डेटा साइंस के लिए तो पाइथन ही है, पाइथन। बट पाइथन डायरेक्टली हम लोग शिप नहीं करते प्रोडक्शन के ऊपर। वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर हम लोग साइथन C प्लस पाइथन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, कई बार हम लोग जावा प्लस पाइथन का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अभी वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद रस्ट, तो रस्ट इज अ मेटल लैंग्वेज। तो रस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कौन कौन सी लैंग्वेज आनी ही चाहिए? या C तो बेसिक है, आज भी चलती है। आपकी गेमिंग इंडस्ट्री पूरी C के ऊपर डिपेंड है। C++ से अच्छा हार्डवेयर कंट्रोल आपको कोई और लैंग्वेज दे ही नहीं सकता। स्टिल रिलेवेंट आज भी है। कोई भी प्रोग्राम वेबसाइट रन हो रही है ना, हम बोलते हैं कि ये CPU कम रह गया, मेमोरी ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग में भी CPU की क्लॉक साइज के साथ हमें खेलना पड़ता है कि भाई मेरे पास 2 CPU है जिसके ऊपर इसको रन करना है। जब तक मैं उसके CPU को नहीं कंट्रोल करूंगा, मैं चाहे कितनी अच्छी एप्लीकेशन बना लूं, वो नहीं चलेगी। और वो AI को नहीं पता है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशंस लगते हैं हमें। आज भी स्केलेबिलिटी के लिए हमें ह्यूमन इंटरवेंशंस, परफॉर्मेंस के लिए लगते हैं। मतलब क्या है, जैसे मतलब जैसे AI तो वही है ना, जैसे मतलब बहुत सारा डेटा फीड करती है। जैसे मान लो कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये पेपर्स के क्वेश्चन डाल दिए कि भैया ये पकड़ो, अब इसी में से कुछ कुछ पूछ के कुछ बना के कुछ करके इसी में से तो करेगा, इससे एडिशनल थोड़ी करेगा क्या? ये ऐसा होता है कि एडिशनल भी करना लग जाएगा अपने आप करने लग जाता है। दैट इज वी कॉल द डेटा हेलुसिनेशंस। आपने पूछा X का, बता रहा है वो Y का। 2 दिन पहले कुछ पूछा था, आज कुछ क्वेश्चन पूछा, 2 दिन पूछे हुए का आंसर आज दे रहा है। तो होता है, डेटा हेलुसिनेट कर जाता है कई बार। दैट इज हाउ द डेटा साइंटिस्ट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। आप कहते हो कि डोंट यूज इट, मैं बोलता हूँ यूज करो, अच्छे से यूज करो, सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करो। सी नॉर्मली इन इंडस्ट्री वी टुक अ सैलरी ट्रेंड्स राइट नाउ 50-60 हज़ार, लगभग 6-6.5 लाख का पैकेज रहता है सबका, राइट। आप यदि 50 हज़ार भी कमा रहे हो, आई हैव अ वेरी शॉर्ट कि आप $20 तो खुद के लिए दे ही सकते हो ना। आप बोलते हो कंपनी नहीं दे रही, फ्री नहीं मिल रहा यार। $20 आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं दे सकते, तो भाई प्रॉब्लम फिर आप में है, हमारे में नहीं है वो प्रॉब्लम, ये इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप चैट GPT को यूज करो, आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोफाइल दे दो, आप बोलो कि इस पे क्वेश्चन पूछे मेरे से, चैट GPT आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे देगा, आपको कुछ सर्च करने की भी जरूरत है। दैट्स इज हाउ यू बिल्ड योर मोटिवेशन। क्या ठीक है यार, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ इंटरव्यू में, क्लाइंट साइड पे इस तरह से कर सकता हूँ। ये नहीं है कि क्लाइंट का डेटा कॉपी पेस्ट किया और चैट GPT पे डाल दिया, वो प्रॉब्लमेटिक है। फिर कुछ मेरे 4-5 सवाल और है आपसे, ठीक है। पर मेरे को एक बात बताओ कि मान लो कि आपकी टीम में 4 लोग हैं, 4 लोगों में मतलब जो जिसने काम नहीं किया और जिसने काम किया, 2 बंदे होंगे। जिसने नहीं किया वो क्रेडिट ले लेता है, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? क्रेडिट देने वाला तो मैं ही हूँ ना। अच्छा, मेरी टीम है, क्रेडिट तो मैं ही दूंगा, और मैं उसे ही दूंगा जिसने काम किया है। यदि मेरे एक मैनेजर थे, उन्होंने ना मेरे को एक चीज़ बोली थी, आई गॉट अ वेरी मीन्स इन अ डिस्कशन ऑफ द प्रमोशंस, ये अंतरिक्ष इस बार इतना, अगली बार देखते हैं, इस बार इतना क्यों?
मेरी लास्ट डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे मेरे साथ में ना, मैं बिल्कुल परफेक्टली, ये बात है कुछ 2013-14 की, 13 की बात आई नहीं, हाँ। तो ही सेड कि अंतरिक्ष, यू आर एज गुड एज योर लास्ट डिलीवरी, फुल स्टॉप। मुझे नहीं मतलब तूने जनवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया, जुलाई में क्या किया, दिसंबर। मेरे पास में 400 लोग हैं कंपनी में यार, किस किस का याद रखूंगा? मेरे को उतना ही देखना है लास्ट में क्या किया है। वो खराब है, यू हैव टू बी एक्सेप्टेड। करेक्ट, लास्ट वाला ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाता, बट उनका बोलना भी सही था, यू आर एज गुड फॉर मी एज योर लास्ट डिलीवरी। आई सेड द सेम थिंग टू माई टीम एज वेल। भाई जब तक तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो टेक में, यू आर गुड टू मी। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरे यूज में नहीं हुआ, मैं आपको उस चीज का क्रेडिट नहीं दे सकता। यदि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 लोगों को दी गई थी, सेम डे सेम टाइम विद सेम नॉलेज, एक ने उसे 2 दिन में किया और एक ने उसे 1 महीने तक भी अपडेट नहीं किया, तो वो 1 महीने वाला मेरा किसी काम का नहीं है। मैं उसे प्रमोट करूंगा जो मेरे को क्विक फिक्स दे रहा है। क्विक क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना, मुझे देखना है कि ये अप्रोच फेल हो रही है या पास हो रही है। फेल क्विक, फेल क्विक। तो 30 डेज का जब टाइम गया है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रेवेन्यू से गया है, वो चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट बना रही है। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। सिंपल है, जो काम कर रहा है मेरे लिए उसकी वैल्यू है। मैं कुछ टेबल पे लाके दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, वो मेरी वैल्यू कर रहे हैं। जिस दिन मैं देना बंद कर दूंगा, मेरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इज एज सिंपल एज दैट। मेरी जॉब भी सिक्योर नहीं है, किसी की जॉब सिक्योर नहीं होती। जॉब किसी की सिक्योर नहीं होती एंटरप्राइज में, कॉर्पोरेट्स में कभी नहीं होती, चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो मेरे टीम मैनेजर्स हैं या मेरे पीयर्स हैं। जब तक आप काम कर रहे हो आपकी वैल्यू है। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें गलत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो 5 बड़े क्वेश्चन है रैपिड फायर में, ठीक है। अगले 5 साल में बताओ कि एआई से हेल्थ केयर सस्ता होगा कि महंगा हो जाएगा? इनिशियली तो कॉस्टली रहेगा, बट लॉन्गर रन इट इज मोर अफोर्डेबल। मैं एक इंसान हूँ, मेरा डेटा लिया आपने हॉस्पिटल में, उसको एनालिसिस किया और उसी को आप ट्रैक कर रहे हो मेरा बिना मेरे कंसर्न के। ऐसा नहीं होता। कंसेंट लिया जाता है हमेशा। डेटा जो होता है हमारा वो एनोनिमाइज डेटा होता है। हम नेकेड आई से देख के नहीं बता सकते ये आपका हेल्थ केयर डेटा या मेरा हेल्थ केयर डेटा एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। और पूरा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट होता है, सिक्योर डेटा पाइपलाइंस होती है हमारी, जिसके अंदर डेटा ट्रेन होता है। ऐसा नहीं होता कि अंतरिक्ष गुप्ता का डेटा है, ये हेल्थ है, ये एज है, इतना वेट है, ये ब्लड लेवल शुगर लेवल है, ये वो क्लियर जा रहा हो। ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अभी मान लो वो प्लेन क्रैश हो गया, उसमें पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया, अब टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कौन जिम्मेदार? देखिए, टेक्नोलॉजी में जो गड़बड़ होगी ना, जिम्मेदार तो इंसान ही है यार। टेक तो वही करेगा जो वो कर रहा है, जितना आपने उसको नॉलेज दी है, जितना उसको पता है। तो कितनी नॉलेज देनी है, कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है टेक को, वो ह्यूमन के हाथ में है। जिम्मेदारी तो ह्यूमंस की होती है, चाहे वो कुछ भी हो। पर निभा नहीं रहे आजकल। आई एग्री। अब बताओ कि एआई को क्लिनिकल टेस्ट मिलनी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? टाइम लगेगा, अभी बहुत लंबा जाना है सर, अभी बहुत टाइम लगेगा, इमीडिएट नहीं। बहुत बड़ा। एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल एम्प्लॉइज। आपने 17 साल काम किया सर, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ कि कोई इतना लंबा काम कर रहा है। लोग छोड़ देते कि मेरे को तो नहीं कटा है। इतना लंबा काम करना ही अपने आप में ही, मैं बहुत बार लोगों को इस बेसिस पे भी हायर करता हूँ, लास्ट कितना टाइम टिका है तो बता मेरे साथ कितना। मेरे को चाहिए ना, क्योंकि मैं कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे साथ 4-5 साल एटलीस्ट रहे। पहले बताओ लास्ट का 2-3 साल का क्या सीन आ गया। बोलता नहीं सर, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय कंपनी, माय बॉस, और देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ सैलरी। मेरे को प्रॉब्लम तो मैं तेरे को नहीं लूंगा। मैं नहीं सिंपल। आप ये देखिए, मैंने अपने एंटायर 17 साल के करियर में 4 या 5 कंपनी चेंज करी है। मेरी शुरू की 2 कंपनी बहुत 2-3 साल में चेंज हुई, फिर उसके बाद में एक लॉन्गर 8-9-10 साल का है, फिर मेरा एक 5 साल का है, फिर मेरा एक 3 साल का, इस तरह से है। आप तब छोड़ो जब आपकी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो, एब्सोल्युटली राइट, जब आप कुछ नया नहीं सीख पा रहे, राइट। इन ज़ेनज़ियन विद मी आई कैन टेक एनी इनिशिएटिव। और ऐसा नहीं है मैं ले सकता हूँ बिकॉज मैं सीनियर पोजीशन पर नहीं। यदि हमारे यहाँ पे किसी डेवलपर के पास भी कोई आइडिया है, वो डायरेक्ट जाकर के लीडरशिप से डिस्कस कर सकता है, एंड देन इट्स टेक ऑफ द लीडरशिप कि हमें इसको गो देना है या नहीं देना है। इफ इट्स लुक्स गुड, मार्केट फिजिबल है, डेफिनेटली जितना आप काम करेंगे लर्निंग आपके साथ में हमेशा रहेगी। बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। एआई आए चाहे ना आए, हम तब भी काम कर रहे थे, हम आज भी काम कर रहे हैं। मैं अगले 10 साल बाद भी आपको किसी ना किसी कंपनी में काम करता हुआ मिलूंगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू अंतरिक्ष जी। थैंक यू सो मच सर।
काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता दी आपने मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच की। तो सिंपल है इस पॉडकास्ट की लर्निंग इतनी सी है भाई, काम करो, पैसा-वैसा कमाओ और मज़े में लाइफ़ जियो। नो टेंशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।